हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कशन करने वाले हैं पाथफाइंडर का। देखिए, लॉज ऑफ मोशन के इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अ लाइट यूनिफॉर्म स्प्रिंग इज टाइड बिटवीन द सीलिंग एंड द फ्लोर कीपिंग द स्प्रिंग वर्टिकल एज शोन इन फिगर। अ बीड ऑफ फाइनाइट मास इज ग्लूड एट अ डिस्टेंस L from the upper end of the spring and then allowed to move gradually downward. The bead shift a distance y to come in equilibrium. This experiment is repeated for different value of L. Which of the following graph show the best dependence of y on L? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्प्रिंग है जो इस तरीके से कनेक्टेड है दो फ्लोर के बीच में। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में, किस लेंथ में? नेचुरल लेंथ में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि मान लेते हैं कि कोई ब्लॉक यदि दो स्प्रिंग के बीच में कनेक्टेड हो, ये K1 है, ये K2 है, तो ये जो स्प्रिंग होता है ये एक तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कहलाता है? ये मास यदि m फाइनाइट है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? K1 प्लस K2 लिखते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है जब मास बीच में हो तब। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मास को यहाँ पे अटैच किया जा रहा है, एक ग्लू किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे चिपकाया जा रहा है एक मास को, फाइनाइट मास को। ठीक है, ऊपर से L लेंथ नीचे ये चिपकाया गया और उसके बाद इस मास को जब यहाँ पे चिपकाया जाता है तो ये कुछ लेंथ नीचे की तरफ कॉम्प्रेस, ये ऊपर वाला स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, नीचे वाला स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा और फिर ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। और ये कितना नीचे जाता है? y लेंथ नीचे जाता है। कितना लेंथ? y लेंथ। ठीक है, कुछ ऐसा कहा गया है। अब समझिए बात को कि जब ऐसा है तो इस सेक्शन का स्प्रिंग और इस सेक्शन का स्प्रिंग इस मास के साथ पैरेलल में कंबाइंड होगा। तो इसका टोटल लेंथ मान लेते हैं कि इस स्प्रिंग का टोटल लेंथ है L और स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? गामा A बाई L होता है। गामा A बाई L, यहाँ पे L मतलब टोटल लेंथ है तो ये L होता है। ठीक है ना। यदि आपको ये नहीं पता है तो आप मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो देख लीजिए, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? गामा A बाई L, जहाँ पे गामा यहाँ पे यंग्स मॉडुलस है, एरिया क्रॉस सेक्शन है A और L जो है इसका नेचुरल लेंथ है। कुछ ऐसा होगा, K होगा। तो इस पार्ट का K1 होगा, इस पार्ट का K2 होगा। तो K1 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? K1 का वैल्यू हो जाएगा गामा A बाई L। ठीक है, ऊपर का पार्ट को K1 मान लेते हैं और K2 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू K गामा A बाई L माइनस L, ये हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो K इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखेंगे क्या? K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 होगा और ये कितने के बराबर आ जाएगा? गामा A को कॉमन कर लेंगे 1 बाई L प्लस 1 बाई कैपिटल L माइनस L। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? गामा A L बाई L इंटू L माइनस L, ये आ जाएगा K इक्विवेलेंट का वैल्यू। ठीक है, ये K इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब K इक्विवेलेंट का ये वैल्यू आ गया तो इस वेट के कारण, इस मास के कारण इसमें कितना कॉम्प्रेशन आएगा या एक्सटेंशन आएगा? क्योंकि जितना इसमें एक्सपेंशन आएगा उतना ही कॉम्प्रेशन आएगा। तो जो x का वैल्यू होगा K इक्विवेलेंट इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू ये जो मास है इसका वेट mg। तो K इक्विवेलेंट का वैल्यू लिख देते हैं गामा A L बाई L इंटू L माइनस L इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू mg। अच्छा, इसको y कहा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? y एक्सटेंड करता है, तो इसको y लेकर के ही चलें। y कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि y का जो वैल्यू है ये कितने के बराबर आ जाएगा? mg बाई गामा A इंटू कैपिटल L, ये सब कांस्टेंट है, इंटू क्या आ गया?
L इंटू कैपिटल L माइनस L। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि y का जो वैल्यू है ये कितने के बराबर आ गया, mg बाई गामा a इंटू एल, L इंटू कैपिटल L माइनस L स्क्वायर, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना जिसका एक रूट है 0 और दूसरा रूट कितने के बराबर है, L के बराबर है। मतलब यदि आप इस पे y को लिखते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू 0 कब होगा, जब L का वैल्यू 0 होगा, स्मॉल l का वैल्यू ये L है, और एक बार कब 0 होगा, जब L का वैल्यू कैपिटल L के बराबर होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा, कंप्लीट पैराबोलिक ग्राफ होगा, पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट 0 पे, एक पॉइंट कहाँ पे कट किया, L पे। तो इस तरीके से ग्राफ बन गया। इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन कब आएगा, जब ये एकदम कंप्लीटली बीच में ये मास को जब पुट किया जाएगा उस समय मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा, है ना। ठीक है, जो कि L/2 पे होगा। जब आप स्मॉल l का वैल्यू L/2 के बराबर रखिएगा तब मैक्सिमम इस स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन आएगा, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ लाइट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर is stretched between two fixed support A and B. A point P on the spring is pulled parallel to the spring toward the support B by a gradually increasing force. When this force becomes 5 Newton, what is the magnitude of displacement of the point P? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए कि ये स्प्रिंग कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। इस पॉइंट से यहाँ पे एक फोर्स लगाया गया F, फिर से वही पॉइंट है, ये लेंथ है 0.1 मीटर, ओके, और ये लेंथ है 0.4 मीटर। मतलब इस स्प्रिंग का टोटल लेंथ कितना है, 0.5 मीटर। तो इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, टोटल स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो कितने के बराबर होगा, गामा A बाई L 0.5। ठीक है, तो ये जो पार्ट है 0.4 मीटर का, इसका कितने के बराबर हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि फोर्स तो ऐसे लगाया जा रहा है ना, पैरेलल लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, एक तरीके से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में काम करेगा। ये पार्ट और ये पार्ट, 0.4 मीटर का पार्ट और 0.1 मीटर का पार्ट, ये एक तरीके से पैरेलल में कंबाइंड होगा यदि फोर्स यहाँ पे लगाया जाए तो। ठीक है, तो K1 का जो वैल्यू होगा ये कितने के बराबर आ जाएगा, गामा A बाई 0.4, और K2 का वैल्यू आ जाएगा गामा A बाई 0.1। तो K इक्विवेलेंट का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, K1 प्लस K2 के बराबर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा गामा A बाई 0.4 प्लस गामा A बाई 0.1। ठीक है, तो यहाँ से गामा A को कॉमन कर लेते हैं। तो गामा A को कॉमन करेंगे तो ये आएगा 10/4 प्लस 10, मतलब 50/4, 50/4 इंटू गामा A, ये आ गया K इक्विवेलेंट। ठीक है, और K इक्विवेलेंट को K के टर्म में यदि आप लिखना चाहते हैं, K के टर्म में, तो K के टर्म में कितने के बराबर आ जाएगा, इसको देखिए ये कितने के बराबर आएगा, ऊपर 10 जाएगा, 2 गामा A के बराबर आएगा, है ना, 2 गामा A के बराबर आएगा। तो इस तरीके से आप K इक्विवेलेंट का वैल्यू लिख सकते हैं 25/2 आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा इंटू गामा A। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं। 2 गामा A को K भी लिख सकते हैं, तो 2 से यदि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप इसको K इक्विवेलेंट को K के टर्म में लिख देंगे, कुछ ऐसा आएगा। अब इस पर फोर्स लगाया गया,
फोर्स लगाया गया तो इसमें एक्सटेंशन आ गया है। अच्छा, इस के इक्विवेलेंट का वैल्यू कितने के बराबर दे रखे हैं? देखिए 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर मतलब इस के का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 100 न्यूटन पर मीटर। किसका वैल्यू? 2 गामा ए का वैल्यू। तो गामा ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। तो के इक्विवेलेंट का वैल्यू यदि इस तरीके से लिखेंगे तो कितने के बराबर आएगा? 625 न्यूटन पर मीटर के बराबर आएगा के इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो के इक्विवेलेंट इंटू एक्स डेट इज इक्वल्स टू फोर्स होता है। जो फोर्स लगाया जाएगा उसको ये दोनों स्प्रिंग मिलके मतलब के इक्विवेलेंट मिलके इसको बैलेंस करेगा, है ना। इस फोर्स, ये जो फोर्स लगाया जा रहा है इसका वैल्यू कितना दे रहे हैं? 5 न्यूटन दे रखे हैं, है ना। और के इक्विवेलेंट की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं? 625। तो ये 625 हो गया इंटू एक्स डेट इज इक्वल्स टू 5 हो गया। तो एक्स का वैल्यू आ गया 5/625। ये किस में आ जाएगा? ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कट कर दीजिए, ये 125 आ जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको मिलीमीटर में लिखते हैं तो ये 1000/125 आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ ऐसा आ जाएगा। ये मिलीमीटर में आ गया तो ये आ जाएगा 8 मिलीमीटर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। 8 मिलीमीटर इसमें टोटल एक्सटेंशन आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। 3 रबर कोड each of force constant K are joined with each other at one of their end. The free end of the cord are pulled, maintaining them always in a plane. For a particular set of pulling force, an arrangement shown in figure 1 is obtained, and for another set of pulling of force arrangement shown in figure 2 is obtained. In the arrangement of figure 1, extended length of each cord is L1, and in the arrangement of figure 2, extended length of each cord is L2. L2 का वैल्यू बढ़ा दे रखे हैं L1 से। With the help of the given information, check validity of the following statement. अब एक पॉइंट को समझिए। जैसे कोई स्प्रिंग कनेक्टेड है, कोई स्प्रिंग कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। इसको यदि खींचा जाएगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इस स्प्रिंग के बीच में यदि पहले θ1 एंगल था, बाद में θ2 एंगल था, ठीक है, तो कौन ज़्यादा होगा? निश्चित तौर पे θ1 बड़ा होगा θ2 से, है ना। होगा कि नहीं होगा? यदि इसको इस तरीके से ऐसे खींचा जाए तो। यदि आप इस फिगर को देखें तो इस पार्ट को, ऐसे जो पार्ट है, ये A है, ये B है और ये जो C है, इसके बीच में 120 डिग्री एंगल बन रहा है। इस पे ऐसे फोर्स लगाया जाएगा। यदि ऐसे फोर्स लगाया जाएगा तभी तो ये 120 डिग्री से ये 90 डिग्री पे आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इस पे ऐसे फोर्स लगाया गया, ठीक है। और चूंकि ये बराबर बराबर एक्सटेंड हुआ है तभी तो ये 90 डिग्री आएगा, नहीं तो ये लाइन इस तरीके से एक इक्वल लेंथ का रहता ही नहीं। इक्वल लेंथ का रह रहा है, इसका मतलब जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वही इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, ठीक है। तभी तो ये एंगल बाइसेक्टर पे 45 एंगल बनाएगा। अदरवाइज ये कुछ और एंगल बनाएगा, ये कुछ और एंगल बनाएगा। यदि ऐसा नहीं रहता तो ये कुछ ऐसे रहता और ये कुछ ऐसे रहता, ऐसे बनाता, कोई और एंगल बनाता, है ना। तो A और B यदि 90 डिग्री एंगल बना रहे, इसका मतलब है कि KA का वैल्यू KB के बराबर है, ठीक है। KA का वैल्यू KB के क्या है? बराबर है। तभी ये एंगल बराबर है। यदि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर नहीं होता तो ये एंगल θ1 होता, ये एंगल θ2 होता एंड θ1 नॉट इक्वल टू θ2 होता क्या? नहीं होता, ठीक है। तो KA का वैल्यू KB के बराबर हो गया, ठीक है। और C के अबाउट खींचा जा रहा है, C के अबाउट क्या है? खींचा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे LA और LB ये भी बराबर हो जाएगा, तो LA इक्वल टू LB हो जाएगा,
ओके और ये जो एंगल है ये डिक्रीज कर रहा है, ये एंगल डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इसके स्प्रिंग कांस्टेंट से, मतलब ये जो खींचा जा रहा है इसके स्प्रिंग कांस्टेंट से कम है। ठीक है, तो के ए के बी जो है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के सी से छोटा है। ठीक है, तो जब बड़ा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया, जब ज़्यादा हो गया तो लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन भी कम होगा, और लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जब कम होगा तो एल सी जो होगा वो निश्चित तौर पे छोटा होगा, है ना। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा। समझिएगा, इसके बारे में सोचिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं।